मेरा नाम राहुल है और मैं खूबसूरत शहर उदयपुर, राजस्थान से आता हूँ। हमारा परिवार एक पारंपरिक राजपूत पृष्ठभूमि से है, जहाँ मूल्यों और शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। हम 2 भाई और एक बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे दोनों छोटे भाई बहन मुझसे उम्र में कम हैं। मेरे माँ, देवी जी और पिताजी, वीर जी, दोनों ही सरकारी अधिकारी हैं और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। उनकी ईमानदारी और लगन की वजह से हमारे शहर में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। हमारे घर में हमेशा ज्ञान और मेहनत को सराहा जाता था। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई उदयपुर के एक प्रसिद्ध स्कूल से पूरी की। मैं हमेशा से एक बहुत मेहनती, आज्ञाकारी और अपने काम से काम रखने वाला छात्र रहा हूँ। मेरी यह आदत थी कि मैं हर परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करता था। मुझे याद है, जब जून 2013 में मेरी 12वीं का परिणाम आया, तो मैंने शानदार अंकों से परीक्षा पास की। घर पर जश्न का माहौल था। रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से बधाइयों का तांता लग गया था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी और घर में मिठाइयों के डिब्बे जमा हो गए थे। पिताजी और माँ दोनों ही मुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और यही वजह थी कि वे मुझे उच्च शिक्षा के लिए और आगे बढ़ाने का सोच चुके थे। कुछ दिनों तक यही बधाइयों और खुशियों का सिलसिला चलता रहा और फिर वही रोजमर्रा की दिनचर्या लौट आई। अब क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था, तो पिताजी ने एक शाम मुझे अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से कहा, राहुल बेटा, अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई का समय है। तुम्हें कौन सा क्षेत्र अच्छा लगता है, सोच समझकर फैसला करना। मैंने पिताजी की बात सुनी और कई दिनों तक सोच विचार करता रहा। मैंने पहले ही 12वीं कक्षा में मेडिकल पढ़ी थी और मुझे दवाइयों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी थी। इसलिए मैंने बड़ी सोच समझकर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में दाखिला लेने का फैसला किया। जब मैंने यह फैसला पिताजी को बताया, तो उन्होंने मेरी पसंद का सम्मान करते हुए कहा, जो तुम्हें पसंद हो और जिसमें तुम्हारा शौक हो, उसी में दाखिला लो बेटा, ताकि तुम मन लगाकर पढ़ सको। दोस्तों, उदयपुर में भी कुछ विश्वविद्यालय थे, लेकिन गुणवत्ता के लिहाज से वे पुणे के विश्वविद्यालयों के बराबर नहीं थे। पिताजी ने अपने सरकारी हलकों और जानने वालों से बहुत सी जगहों पर पता किया और सबने यही सलाह दी कि अगर उच्च शिक्षा के लिए जाना है तो पुणे एक बेहतरीन जगह है। पुणे के विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा और सुविधाओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। सब बातें तय करने के बाद अब एक महत्वपूर्ण समस्या थी मेरे रहने की। माँ अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए बोली, बेटा, पुणे में मेरे भाई रवि रहते हैं। उनका अपना बड़ा घर है जो काफी शानदार है। तुम वहीं रुक जाओ। रवि भाई तुम्हें एक अलग कमरा भी दे देंगे। मामा रवि का घर वाकई बहुत आलीशान था। एक बड़ी कोठी जो बगीचे से घिरी हुई थी, लेकिन मुझे वहां रहने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और इसकी सबसे बड़ी वजह मामा की 2 छोटी बेटियां थीं। वे जब भी हमारे उदयपुर वाले घर आती, हमारा घर जैसे कोई पार्क बन जाता। उनका शोर शराबा, हर वक्त हंसी मजाक और मस्तियां मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाती थीं। मैं एक शरीफ, शांत और पढ़ाई पर ध्यान देने वाला लड़का था और इन सब मस्तियों से दूर भागता था। मुझे डर था कि अगर मैं मामा के घर रहूंगा तो मेरी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। जब मैंने मामा के घर न रहने की जिद की, तो पिताजी ने मेरी बात को समझा और हॉस्टल में रहने की सलाह दी। मैंने तुरंत खुशी से यह सलाह स्वीकार कर ली। माँ अभी भी बहुत परेशान थीं। उनकी ममता को अकेले बेटे को भेजना गवारा नहीं हो रहा था। मेरा बेटा अकेला कैसे रहेगा, सब कैसे संभालेगा, खाना पीना, सफाई, पढ़ाई। ओह खुदाया, वह बुदबुदा रही थी। ये सब बातें थीं जो एक माँ के दिमाग में आती हैं। खैर, जैसे तैसे करके पिताजी ने माँ को मना लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि राहुल सब संभाल लेगा। अगले ही दिन पिताजी ने अपने एक जानने वाले के जरिए पुणे के एक अच्छे विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला करवा दिया और साथ ही एक नज़दीकी हॉस्टल में मेरे लिए एक कमरा भी बुक करवा दिया, जो कि विश्वविद्यालय से कुछ ही दूरी पर था। 14 जुलाई सोमवार का दिन मेरी पहली क्लास का दिन था। मैं 13 जुलाई को सुबह सवेरे ही पिताजी के साथ पुणे जाने के लिए तैयार होने लगा। माँ भी आखिरी लम्हे में साथ चलने की जिद करने लगी। उनका दिल नहीं मान रहा था। पिताजी ने कहा, ठीक है देवी, तुम भी तैयार हो जाओ, राहुल को छोड़ आएंगे। रात में ही हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया और एक ताज़ा दम नहाकर बाहर निकला। साफ सुथरे कपड़े पहने और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। छोटे भाई और बहन को दूसरे मामा के घर भेज दिया, जो हमारे पड़ोस में ही रहते थे। आखिरकार गाड़ी में ज़रूरी सामान रखकर हम अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े और ठीक 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पुणे के एक शानदार हॉस्टल के बाहर खड़े थे। यह हॉस्टल आम हॉस्टलों जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान इमारत थी, जिसके बाहर हरा भरा लॉन था। माँ और पिताजी के साथ मैं हॉस्टल में दाखिल हुआ तो वार्डन, जो एक बहुत ही दोस्ताना मिजाज के व्यक्ति थे, ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया।
शायद पिताजी ने पहले ही उनसे बात कर रखी थी। हॉस्टल का कमरा एक उचित आकार का था, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और नए अंदाज से सजा था। कमरे में एक डबल बेड था, जो कि थोड़ा पुराने डिजाइन का था मगर अच्छी हालत में था। उस पर ग्रे कलर की एक सादी सी चादर बिछी थी। मैंने जब यह सब देखा तो थोड़ा परेशान हुआ कि मैं पहले से इस्तेमाल की हुई चादर पर कैसे सोऊंगा। फिर तकिए का ख्याल आया। अब बाजार कौन जाएगा शीट और तकिया लेने। मैं सोच ही रहा था कि माँ ने मेरी परेशानी भांप ली और हंसकर बोली, बेटा, गाड़ी में शीट, तकिया और साथ में कंबल पड़े हैं, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए रख दिए थे। मैं खुशी खुशी भागकर गाड़ी से वह सब ले आया और तुरंत अलमारी को करीने से खोलकर उस पर अपनी नई चादर बिछा दी और कंबल साइड पर रख दिया। इसी तरह हमने बाकी चीजें भी दुरुस्त की और जब हम कमरे की सेटिंग करके फौरिग हुए तो दिन के 2 बज चुके थे। माँ और पिताजी ने मुझे गले लगाया। बेटा, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वे गाड़ी में बैठे और चले गए। उनके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने पहली बार अकेले रहने का अनुभव किया और यह एहसास मिला जुला था। राहुल का परिचय और विश्वविद्यालय का पहला दिन विस्तारित। दोस्तों, अब मैं अपने बारे में और अधिक विस्तार से बताता हूँ। मेरा कद लगभग 5 फीट और 9 इंच था, जबकि मेरा रंग बिल्कुल सफ़ेद यानी गोरा चिट्टा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 6 फीट के करीब लंबा चौड़ा नौजवान, सफ़ेद रोशन चेहरा और फिर ऊपर से एक मम्मी डैडी बच्चा जो बहुत नरम स्वभाव और शरीफा हो, कितना दिलकश होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन यह हकीकत थी कि जहाँ भी मैं जाता लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं थोड़ा शर्मीला भी था और बस यही वजह थी कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी और न ही उनके करीब गया था। मेरा सारा समय पढ़ाई और घर के कामों में गुजरता था। खैर, माँ पिताजी के जाने के बाद हॉस्टल के कमरे में अकेला रहकर मैंने जैसे तैसे करके पहली रात गुजारी। मेरे दिल में अगले दिन विश्वविद्यालय के पहले दिन का जोश और थोड़ा सा डर भी था। सुबह मेरी आंख लगभग 7 बजे खुली। मैं तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा और सीधा वॉशरूम में घुस गया। एक गर्म शावर लिया, खुद को तरोताज़ा महसूस किया। नहा धोकर बाहर निकला तो 8:25 हो चुके थे, जबकि मेरी पहली क्लास ठीक 9 बजे शुरू होनी थी। ये पिताजी ने मुझे विशेष रूप से बताया था। मैं जल्दी से तौलिया लपेटे बाहर निकला और अलमारी से अपनी नई पैंट और एक खूबसूरत टी शर्ट निकाली। ये वो कपड़े थे जो हम घर से ही प्रेस करके लाए थे। कपड़े पहनकर मैं शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था और हल्का सा खुद को ठीक कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने हॉस्टल का कर्मचारी नाश्ता लिए खड़ा था। मैंने उससे नाश्ता लिया और अंदर आकर अच्छे से नाश्ता किया। नाश्ता खत्म करके मैंने अपना बैग उठाया और विश्वविद्यालय के लिए निकल गया। विश्वविद्यालय चूंकि हॉस्टल के बिल्कुल करीब था, मैं समय पर क्लास में दाखिल हो गया। क्लास में दाखिल होते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि क्लास में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बैठी थीं। ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि मैंने कभी भी लड़कियों के साथ पढ़ाई नहीं की थी। मेरे स्कूल में भी लड़के और लड़कियों की क्लासेस अलग होती थीं। मगर दिल ही दिल में मुझे खुशी भी हुई, एक नया अनुभव होने वाला था। खैर, पहले दिन क्लास में बस सबका एक दूसरे से परिचय हुआ। प्रोफेसर ने भी सिर्फ एक संक्षिप्त सा परिचय करवाया और कोई बाकायदा पढ़ाई नहीं हुई। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर छुट्टी हो गई। दोस्तों, हमारी क्लास में कुल 22 लड़कियां थीं और 21 लड़के थे। ज्यादातर छात्र बहुत अच्छे और पढ़े लिखे घरानों से संबंध रखते थे। यह उनकी ड्रेसिंग, चाल ढाल और बातचीत के अंदाज से बखूबी पता चल रहा था। क्लास से छुट्टी होते ही मैं सीधा अपने हॉस्टल के कमरे में आ गया और आकर नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद हॉस्टल का कर्मचारी खाना लाया। मैंने खाकर बर्तन बाहर छोड़े और फिर थकान की वजह से सो गया। चूंकि उस दिन मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, तो मैं गहरी नींद सो गया। शाम लगभग 4 बजे जब मैं उठा तो तुरंत नहाने घुस गया। नहाकर निकला और कपड़े पहनकर बाजार की तरफ निकल गया। मुझे 1-2 अच्छी परफ्यूम खरीदनी थी जो मैं जल्दी में घर पर ही भूल आया था। बाजार पहुंचा, कुछ अच्छी परफ्यूम्स खरीदी और फिर कुछ खाने पीने के बाद सीधा हॉस्टल वापस आ गया। मगरिब का वक्त हो चुका था, तो दिल बहलाने के लिए मैंने घर फ़ोन किया। दोस्तों, ये वो समय था जब टच मोबाइल नया नया पेश हो रहा था। मतलब कि थे तो सही, मगर बहुत ही कम लोगों के पास होते थे। ऐसा नहीं था कि मेरे पास नहीं था, मेरे पास भी एक अच्छा फ़ोन था, पिताजी के पास भी था और माँ के पास भी। लेकिन पिताजी ने मुझे हॉस्टल में फ़ोन ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि कमरे में टेलीफोन की सुविधा मौजूद थी। खैर, मैंने पहले माँ से बात की, फिर पिताजी से और आखिर में अपनी छोटी बहन से बात की। छोटा भाई ट्यूशन पर था, इसलिए उससे बात न हो सकी। कॉल बंद की तो बाहर अंधेरा छा चुका था। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और वहीं हॉस्टल का कर्मचारी खाना ले आया। मैंने पहले तो ऐसे ऑन किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर खाना खाने बैठ गया। आज मेरा हॉस्टल में दूसरा दिन था।
मैं अकेला ही था और काफ़ी बोर भी हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। सुबह लगभग 7 के करीब मेरी आंख खुली। मैं उठा और जल्द से वॉशरूम में नहाया और फिर नाश्ता किया। तैयार होकर सीधा विश्वविद्यालय पहुंचा तो क्लास में हल्की फुल्की बातचीत लड़कों से हुई। दोस्तों, मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का था और मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा था। क्लास में 2 कतारें थीं, एक तरफ लड़कियां और दूसरी तरफ लड़के। लड़कियों वाली तरफ खिड़कियां मौजूद थीं जहां से विश्वविद्यालय का हरा भरा बाग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खैर, पहली क्लास खत्म हुई तो तुरंत दूसरी शुरू हो गई। इसी तरह पूरा दिन गुजरा और छुट्टी हो गई और मैं हॉस्टल आ गया। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। अब क्लास में लड़कियों से भी अच्छा खासा परिचय हो चुका था। मैं जो लड़कियों को देखने से बात करने तक का ख्वाब देखता था, अब मुझे वो ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। हाँ दोस्तों, अब ये कॉलेज वाला राहुल बिल्कुल भी नहीं रहा था। अचानक मेरे अंदर एक नई आत्मविश्वास आ गई थी, जो कि शायद विश्वविद्यालय के माहौल और नए दोस्तों का असर था। अब मैं क्लास में बैठकर लड़कियों की आंखों का गहराई से अध्ययन करने बैठ जाता। चूंकि विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए नकाब या दुपट्टा ओढ़ने पर सख्ती थी, तो मुझे बस लड़कियों की थोड़ी सी आंखें ही नजर आती थीं। मैं इस नशे में मदहोश होता जा रहा था कि मैं लड़कियों की आंखें देखकर उनके मिजाज, उनके हाव भाव का अंदाजा लगाता था। दोस्तों, हमारी क्लास में लगभग 4-4 कुर्सियों की लाइनें थीं, जो कि लड़कों की 6 और लड़कियों की 4 लाइनें बनती थीं। दाखिला खत्म होने के बाद लड़कियों की संख्या 16 रह गई थी। मैं अपने हिस्से में 5वें नंबर की लाइन में बैठा था और इसकी वजह भी यही थी कि पीछे बैठे रहने की वजह से मुझे सारी लड़कियां स्पष्ट दिखाई देती थीं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, मगर मेरे जहन में और बातें और योजनाएं आती जा रही थीं, क्योंकि मैं क्लास में बैठा ही रहता था। दोस्तों, 2 महीने गुजर गए थे और इसी वजह से मैं अच्छी तरह हर लड़की की कमजोरी, उसकी आदतों और तौर तरीकों को बखूबी समझ चुका था। मैंने अपने अवलोकन से यह अंदाजा लगा लिया था कि कौन सी लड़की किस मिजाज की है। पूजा, मेरी सपनों की रानी, विस्तारित। एक रात जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा कुछ गहरे विचारों में डूबा था, तो मेरे जहन में खुद से एक सवाल उभरा। राहुल, तू कब तक बस लड़कियों को देखकर तरसता रहेगा? कब तक उनकी सिर्फ आंखें देखकर गुजारा करता रहेगा? अब वक्त आ गया है कि तू इंसान बने और इन सब ख्यालों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। या फिर अपने अंदर के डर को बाहर निकाल और किसी लड़की से बात करने की हिम्मत कर। आखिर तुझ में क्या कमी है? तू क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है। कोई भी लड़की तुझसे दोस्ती करने से मना नहीं करेगी। बस क्या था दोस्तों, उस रात मैंने पूरी तरह से इरादा कर लिया कि मैं अब ऐसे नहीं रह सकता। मैंने अपने पिछले 3 महीनों के गहरे अवलोकन के आधार पर एक योजना बनाई। मैंने सोचा कि इस काम की शुरुआत मैं क्लास की सबसे शरीफ, सीधी सादी और अपेक्षाकृत कम बोलने वाली लड़की से करूंगा, जिसकी क्लास में भी कम लड़कियों से दोस्ती हो। दोस्तों, यह योजना मैं अपने बारीक अवलोकन के आधार पर बना रहा था, क्योंकि मेरा तो काम ही यही था क्लास में। मैंने 3 महीने तक हर लड़की पर गहरी नजर रखी थी, उनकी बातों को छिप छिप कर सुनने की कोशिश करता और उनकी आदतों का बारीकी से अवलोकन करता रहा। उस वक्त मैं यह सब किसी खास योजना के तहत नहीं कर रहा था, बस मेरी फितरत थी कि मैं हर लड़की के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता था और यही मेरी मेहनत आगे जाकर मुझे बेहद शानदार परिणाम देने वाली थी। दोस्तों, मैंने इसलिए एक सीधी सादी लड़की को अपने मकसद के लिए चुना, क्योंकि मैं डर रहा था कि कहीं मैं नाकाम न हो जाऊं या पकड़ा न जाऊं। मुझे लगा कि अगर मैं किसी शरीफ लड़की से शुरुआत करूंगा तो शायद उसे संभालना आसान हो और सफलता के आसार ज्यादा हों। दोस्तों, मैंने बड़े गौर और फिक्र के बाद अपनी क्लास की पूजा नामी खूबसूरत लड़की को अपने दिल के मकसद के लिए चुना। वह बिल्कुल मेरी योजना के ऐन मुताबिक थी। क्लास में बहुत कम बोलती थी और जब बोलती भी तो सिर्फ अपनी एक ही सहेली से जो उसके साथ बैठती थी। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा शर्मीलापन था, थोड़ी सी झिझक और अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी। उसकी बोलचाल भी अपेक्षाकृत कम थी, जिसकी वजह से क्लास की दूसरी ज्यादा बोलने वाली और हंसने वाली लड़कियों से उसे एक किस्म की जलन भी थी। उसके अंदर कभी कभी उनसे आगे निकलने की और एक तरह से बदला लेने की जस्तजो भी दिखाई देती थी। उसमें डर और रहमदिली के साथ साथ भोलापन और मासूमियत भी मौजूद थी। ये सब खूबियां उसके अंदर थीं जो आमतौर पर खामियां कहलाती हैं। दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझे तो दवाइयों का डॉक्टर होने के बजाय मनोवैज्ञानिक होना चाहिए था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो इंसान जितना शर्मीला, खामोश और अकेला रहना पसंद करता है, वह उतना ही गहराई में जाकर चीज़ों को देखता है, उन पर गौर करता है और वह एक आम आदमी के मुकाबले में बहुत ज़हीन और दूरदर्शी होता है। मेरा भी कुछ यही हाल था। मैं हमेशा से खामोश और चीज़ों को गहराई में जाकर अवलोकन करता था। बस यही वजह है कि मैं पूजा पर इतना गौर करके उसकी मनोविज्ञान से वाकिफ हो चुका था। पूजा, गोल चमकदार नज़रों का चश्मा पहने, 18 साल की उम्र में भी निहायत खूबसूरत लग रही थी। उसकी लंबी काली छोटी उसकी पीठ पर लहराती थी
और उसकी आंखों में एक मासूमियत झलकती थी। अपनी योजना में सोचकर मैं खुशी खुशी सोने के लिए लेट गया, क्योंकि मैं संतुष्ट था। मुझे अपनी योजना के ऐन मुताबिक लड़की मिल चुकी थी। ये रात मुझे अपने भविष्य का रास्ता दिखा रही थी। मुलाकात की शुरुआत। पहली बातचीत। विस्तारित। सुबह मेरी आंख सामान्य से पहले 7 बजे खुली। मेरे अंदर एक अजीब सा जोश और बेचैनी थी। उठकर मैं सीधा वॉशरूम पहुंचा, खुद को खूब अच्छी तरह नहलाया और एक नई ताजगी महसूस की। नहा धोकर मैंने अपने नए कपड़े पहने और ज्यादा तैयार होने लगा। दोस्तों, खूबसूरत होने के साथ साथ मुझे बनाव सिंगार का भी बेहद शौक था। मैं हमेशा साफ सुथरा और अच्छी तरह तैयार होकर रहता था। खैर, मैंने पहले अपने बाल बनाए, फिर चेहरे पर हल्की सी क्रीम लगाई और हल्का सा बियर्ड ऑयल लगाया, जिससे मेरे चेहरे पर मौजूद मूंछों के बिल्कुल थोड़े से बाल चमकने लगे थे, जैसे एक 15 साल के लड़के के चेहरे पर हल्की हल्की मूंछें होती हैं। मैं आज सामान्य से हटकर ज्यादा तैयार हुआ था, जिसका मकसद आपको अब तक समझ आ गया होगा। मैं तैयार होकर नाश्ता करके सीधा विश्वविद्यालय पहुंचा और क्लास में दाखिल हुआ। क्लास में इस वक्त बहुत से लड़के लड़कियां मौजूद थे। सब दोस्तों से मिलजुल कर मैं अपनी खास सीट पर बैठ गया और अपनी योजना के ऐन मुताबिक काम शुरू कर दिया। मैंने यह इरादा किया था कि मैं लगातार पूजा को ही देखूंगा और उसको यह एहसास दिलाऊंगा कि मैं उसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। मेरी नजरें लगातार उसकी तरफ जमी हुई थीं। इतने में क्लास शुरू हुई और प्रोफेसर साहब दाखिल हुए और लेक्चर शुरू हुआ। मैं मौका देखकर चोरी छिपे उसको देख लेता। 1-2 बार तो उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली, मगर उसे यह महसूस नहीं हुआ कि मैं लगातार उसे देख रहा हूँ और उसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं। मगर मैं था कि लगातार उसके पीछा कर रहा था। मैंने 1-2 बार फिर नज़रें उसकी तरफ की, मगर वह मेरी तरफ मुतवज्जह न हुई। इसी तरह दूसरा लेक्चर शुरू हुआ तो मेरी फिर वही हरकतें थीं। दोस्तों, इस दौरान उसकी नज़र एक बार फिर मुझसे मिली, तो इस बार उसने कुछ लम्हे के लिए मुझे ठहर कर देखा। मेरी नज़रें भी उसकी गहरी आंखों में गुम थीं। इसी दौरान उसने हल्की सी पलकें झपकाईं, जिससे मैं शर्मा सा गया और दूसरी तरफ देखने लगा। दोस्तों, चूंकि उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, मैं उसके चेहरे के मुकम्मल हाव भाव तो न देख सका, मगर मैं उसकी आंखों से यह अंदाज़ा लगा गया कि वह थोड़ी शर्मा गई थी। अब मुझ पर उसकी आंखों में डूबने का जुनून सवार था। उसकी झील जैसी आंखों का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। उसका हुस्न तो मुझसे छिपा था, मगर उसकी हल्की हल्की नीली और हल्की मोटी आंखें और बड़ी बड़ी पलकें, ओह दोस्तों, क्या जादू था। जब भी मेरी आंखें उसकी आंखों से मिलतीं तो मेरी आंखें पलक झपकाना भूल जातीं। इसी एक बार उसकी नज़र मुझसे फिर मिली, मगर उसके बाद वह जान चुकी थी कि मैं उस पर नज़रें जमाए हुए हूँ। वह दिल ही दिल में खुश थी या क्या, मैं नहीं जानता, मगर अब वह बार बार मेरी तरफ देखती और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह देखकर नीचे देखने लगती। मैं अपनी योजना में कामयाब हो रहा था। मैं यह चाहता था कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करूं, ताकि बात करने की कोई सूरत बने। दोस्तों, हम क्लास में एक दूसरे से बेझिझक बातचीत करते थे, चीज़ों का तबादला होता था, मगर पूजा बिल्कुल किसी लड़के से बात नहीं करती थी। वह अपनी सहेलियों के साथ ही रहती थी और मैं यही चाहता था कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करके उसकी यह झिझक उतारूं। दोस्तों, इसी तरह दिन गुजर रहे थे और मैं कुछ हद तक अपनी योजना में कामयाब हो रहा था, क्योंकि अब वह मेरी तरफ लगातार देखती। शायद उसको मालूम हो चुका था कि मैं क्लास में सिर्फ उसी की तरफ देखता रहता हूँ। शायद यह सोचकर उसके अंदर एक किस्म का गुरूर भी आ चुका था कि मैं क्लास में सिर्फ उसी को ताकता हूँ, और यह हकीकत भी थी क्योंकि ये मेरे प्लान का हिस्सा था। इसी तरह यहाँ तक कि 6 महीने गुजर गए थे और ऊपर से हाफ ईयर का टेस्ट भी सर पर आ रहा था, जिसकी खबर हमें एक दिन पहले ही मिली थी। मैं चूंकि थोड़ा ज़हीन था और अच्छे स्कूलों से पढ़कर आया था, इसलिए पढ़ाई में मैं बाकियों के मुकाबले में थोड़ा बेहतर था। गुर्बत की शुरुआत। टेस्ट का बहाना। विस्तारित। टेस्ट से 1 हफ्ते पहले क्लास में तैयारियों की गहमागहमी शुरू हो गई थी। लड़के लड़कियां एक दूसरे से पूछ रहे थे कि किसकी तैयारी कैसी है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया कि मुझे सारे टॉपिक्स अच्छी तरह आते हैं, और जल्द ही यह बात पूरी क्लास को पता चल गई। अब कुछ लड़कियां भी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई कि राहुल, हमें भी समझाओ सारे टॉपिक्स। मगर ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं भी पूरा उस्ताद था और मुझे पता था कि अगर इन लड़कियों को समझा दिया तो इसका मुझे कोई खास फायदा नहीं होना। मेरा मकसद कुछ और था। खैर, मैंने इस टेस्ट का भरपूर फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया, जो कि पूजा की कुर्बत हासिल करने की सूरत में था। मुझे यह भी मालूम था कि पूजा विश्वविद्यालय बहुत जल्दी आ जाती है। इसकी वजह उसने मुझे बाद में बताई थी कि उसकी कज़न विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं, तो विश्वविद्यालय के स्टाफ को सुबह 8 बजे पहुंचना होता था। पूजा अकेली होने की वजह से अपनी कज़न के साथ आ जाती थी। दोस्तों, ये बुधवार का दिन था। मैं सुबह 5 बजे ही उठा, नहा धोकर जल्दी से तैयार हुआ और 7:30 का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुझे ठीक 7:30 तक हॉस्टल से निकलना था। खैर, खुदा खुदा करके वक़्त आया
और मैं बिना नाश्ता किए हॉस्टल से निकल गया। और ठीक 5 मिनट कम 8 बजे विश्वविद्यालय के गेट पर था। मैं सीधा अपनी क्लास की तरफ बढ़ा। क्लास में दाखिल हुआ तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि क्लास में कोई भी नहीं आया था। मेरे जन में बहुत से सवाल उठने लगे कि आज वह क्यों नहीं आई, आएगी भी क्या, छुट्टी करेगी। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक क्लास का दरवाज़ा खुला और वह खूबसूरत लड़की, मेरी सपनों की रानी पूजा अंदर आई। उसे देखते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई कि मेरी योजना बिल्कुल कामयाब जा रही है। मैंने उसे दिखाने के लिए तुरंत अपने बैग से अपने नोट्स निकाल लिए और नीचे नोट्स देखने लगा, जैसे मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। उसे भी टेस्ट की बहुत टेंशन थी और ऊपर से 4 दिन बाकी थे, तो उसने भी वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा और अपने नोट्स निकालकर पढ़ने लगी। पढ़ते हुए अचानक उसने मेरी तरफ देखा। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं तो उसके ताक में था। मैं बखूबी देख रहा था कि वह मुझे मुखातिब करना चाहती है, मगर शायद झिझक रही है। तो मैंने तुरंत अपना पत्ता फेंका और धीरे से पूछा, आपको कुछ कहना है मुझसे? जैसे ही मेरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वह चौंक कर डर सी गई। उसने घबराते हुए कहा, जी नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों, इतनी सीधी सादी और मासूम लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। जब मैंने देखा कि मेरी योजना थोड़ी सी फीकी पड़ रही है, तो मैंने एक नई चाल चलते हुए बोला, देखिए, आपको कुछ भी पूछना है, बेझिझक पूछ सकती हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी आपकी तरह एक छात्र हूँ। वह जी जी करके फिर नीचे मुंह करने लगी, मगर मुझ पर नाकामी का साया मंडरा रहा था। लेकिन मैं कहाँ हार मानने वाला था। मैंने फिर हिम्मत की और बोला, कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं, मुझे ये टॉपिक अच्छे से आते हैं। मेरी यकीन दहानी और उसको संतुष्ट करने के अंदाज ने उसे हौसला दिया और वह धीरे से बोली, जी, मुझे यह वैक्सीन की टाइप्स समझा दें। मैं झट से उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेडर हो चुका था और इसकी वजह पूजा की मासूमियत थी, जो एक सीधी सादी लड़की थी। मैं तुरंत उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इधर आपके पास बैठकर आराम से समझाऊं। पूजा तो एक लम्हे के लिए सहमी, मगर फिर धीरे से बोली, हूं कि बैठ जाएं। मैंने एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और नीचे होकर उसे समझाने लगा। अब मैं उसके इतने करीब था कि उसकी खुशबू मैं आसानी से सूंघ सकता था। उसके बालों से आती हल्की खुशबू मेरे हवास पर छा रही थी। खैर, उसे मैंने अच्छी तरह समझाया, जो कि वह समझी भी, लेकिन मैं इस दौरान कोई गलत हरकत करने से बिल्कुल बाज रहा। इतनी देर में सिर्फ एक ही टॉपिक समझा पाया, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका था और क्लास का टाइम हो रहा था। तो मैंने उसे कहा कि अभी 4 दिन हैं, आप रोज इसी टाइम आ जाया करें, मैं आपका टेस्ट अच्छा करवा दूंगा। उसने शुक्रिया अदा किया कि आपका शुक्रिया। तो मैं बड़ी बेतकल्लुफी से बोला, पूजा। मैंने पहली बार उसका नाम लिया था, जिससे उसे एक जोरदार झटका लगा, जिसे उसने छिपाने की भरपूर कोशिश की। मैंने बस यही कहा कि पूजा, इसमें शुक्रिया की क्या बात, हम क्लास फेलो हैं, आइंदा शुक्रिया नहीं कहना। मैं यह कहकर उठा तो मुझे लगा कि वह हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि उसकी आंखों से यह स्पष्ट मालूम होता था। फिर धीरे धीरे क्लास में सारे लड़के लड़कियां आ गए और फिर बाकायदा क्लास शुरू हो गई। दिलों का सफर, हाथ से हाथ तक, विस्तारित। अगले दिन मैं फिर उसी समय पर विश्वविद्यालय पहुंचा तो उम्मीद के मुताबिक पूजा क्लास में मौजूद थी और वह किताब खोलकर कुछ पढ़ने में मशगूल थी। मैंने उसकी तरफ देखकर फ्रैंक होते हुए जानबूझकर ऊंची आवाज में हाय बोला, तो जवाब में धीमी सी आवाज आई, हाय। मैंने अपना बैग अपनी कुर्सी पर रखा और सीधा पूजा के पास पहुंच गया और उसे कहा कि आज कौन सा टॉपिक समझना है। तो पूजा ने मुझे दिल हार्ट वाले टॉपिक को समझाने के लिए कहा, क्योंकि यह विषय मानव शरीर के अंदरूनी अंगों और उनके कार्यों के बारे में था। मैंने तुरंत बताया कि देखो पूजा, सबसे पहले तुम्हें दिल की आकृति और उसके चैम्बर बनाने आने चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह टॉपिक समझना बहुत मुश्किल है। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं। तो मैं झट से बोला, मैं हूं ना, सब बताता हूं। मैंने पेंसिल हाथ में पकड़ी और पूजा के हाथ के ऊपर हाथ रख के पेंसिल को पकड़ने को कहा, तो वह एक लम्हे के लिए कुछ सोच में पड़ गई। मैंने फिर कहा, चलें, क्या हुआ, कोई समस्या है? तो उसने तुरंत मेरे हाथ से पेंसिल पकड़ी। अब पेंसिल आधी मेरे हाथ में थी और आधी उसके हाथ में, तो मैं पेंसिल घुमाते हुए दिल की तस्वीर बनाने लगा। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी में पहली बार था कि मुझे किसी लड़की का इतना करीब से स्पर्श महसूस हुआ था, और ऊपर से उसके नाजुक, रेशमी, सफ़ेद और नरम नरम हाथों ने मेरे वजूद में एक अजीब सी बिजली भर दी। दोस्तों, उसके हाथ बेहद प्यारे थे। उसने नाखून भी बड़े किए हुए थे, जो उन हाथों की खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। इस लम्हे मुझे लगा जैसे वक़्त थम गया हो। इतनी देर में हमने दिल की तस्वीर बना ली, तो मैंने तुरंत पूजा को खुद बनाने को कहा कि अब तुम खुद बनाओ। पूजा ने कोशिश की, मगर वह न बना सकी। एक दफ़ा फिर मुझे बताना पड़ा, फिर जाकर उसने कहीं बनाई। दोस्तों, हम लोग इतने करीब थे कि उसकी मीठी खुशबू मेरे नाक में आसानी से पड़ रही थी
और मैं वकफ़े वकफ़े से उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ रहा था। वह अब बिल्कुल मुझसे घुल मिल गई थी और कभी कभी मजाक भी कर लेती थी, जो मेरे लिए एक हैरान कर देने वाली तब्दीली थी। अब बारी थी मेरी आखिरी पत्ता फेंकने की, और मैंने फेंक दिया। वो यह कि उसकी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं थी, मगर उसकी लिखावट बहुत उम्दा थी। मुझसे तो बहुत अच्छी थी। मैंने बात बनाते हुए मजाक मजाक में कह दिया कि इतने नाजुक और खूबसूरत हाथों से कैसे इतना प्यारा लिख लेती हो। दोस्तों, आपको तो पता है कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी तारीफ होती है। ऐसे ही वह मेरी बात सुनकर शर्मा सी गई और शर्माते हुए धीमी लहजे से मुंह से मुखातिब हुई। क्या कहा? मेरे नाजुक और खूबसूरत हाथ? आपको बस मक्खन लगाने की आदत है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि अब पूजा मेरे साथ काफी फ्रैंक हो चुकी थी, और उसकी यही बात निशानी थी जो उसने मुझसे कही। मैंने मौका हाथ आते ही उसके हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और बोला, यह है खूबसूरत हाथ। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और शर्मा भी गई, मगर अभी तक हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इसके बाद कुछ खास नहीं हुआ था। बस थोड़ा बहुत क्लास में आंख मिचौली हुई और छुट्टी करके मैं हॉस्टल आ गया। दोस्तों, मैं अब घर बिल्कुल भूल चुका था। माँ पिताजी की याद भी कम हो चुकी थी। छोटे भाई और बहन से मेरी वैसी भी ज्यादा नहीं बनती थी। हॉस्टल की रूटीन तो आप लोगों को बता दी, मगर उन दिनों में कुछ पढ़ भी लेता था, क्योंकि 2 दिन बाद टेस्ट था। दोस्ती का वादा और टेस्ट का नतीजा विस्तारित। अगले दिन मैं फिर उसी समय पर विश्वविद्यालय पहुंचा तो उम्मीद के मुताबिक पूजा क्लास में मौजूद थी, जो किताब खोलकर कुछ पढ़ने में मशगूल थी। मैंने हाय कहा तो उसने गर्मजोशी से मुझे हाय कहा, और हम एक दूसरे के सामने बैठ गए। आज टेस्ट का आखिरी टॉपिक था, जो आज पूजा को समझना था, और वह मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया। हम दोनों मन लगाकर पढ़ रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोस्तों, 2 दिन गुजरे और टेस्ट आ गया, और सच कहूं तो मेरे और पूजा के अलावा किसी की भी अच्छी तैयारी नहीं थी। हम दोनों ने रातों को जागकर पढ़ा था और एक दूसरे को सपोर्ट किया था। खैर, टेस्ट खत्म हुआ और छुट्टी हुई तो मैं हॉस्टल चला गया। अगले दिन परिणाम आना था। अगले दिन भी मैं उसी समय पर विश्वविद्यालय पहुंचा तो पूजा भी मौजूद थी। मैं क्लास में दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर शोखा बनते हुए पूजा को मुखातिब किया और कहा, क्या हाल है जनाब का? दोस्तों, मैं और पूजा अब काफी घुल मिल गए थे। वह लड़की जो कुछ दिन पहले लड़कों से बात करने से कतराती थी, आज वह मुझसे हंसी मजाक कर रही थी और खुलकर बात कर रही थी। शायद उसे अपनी आत्मविश्वास बहाल करने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी, और मैं वह सहारा बन चुका था। मैं और पूजा आज खुलकर बातें कर रहे थे, क्योंकि टेस्ट तो हो चुका था और अब कोई टेंशन नहीं थी। मैंने जानबूझकर फिर टेस्ट का पूछा तो बड़े आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, बहुत अच्छा हुआ मेरा टेस्ट। फिर उसने मेरे टेस्ट का पूछा तो मैंने भी कहा, मेरा भी अच्छा हुआ है। अब बारी मेरी थी, सो मैंने एक जोरदार वार किया और बोला, देखिए, मुझे तो यकीन है कि इस रिजल्ट में आप ही ऊपर होंगी, तो इस खुशी में एक छोटी सी पार्टी तो बनती है। अब आपकी मर्जी, अब अपने दोस्त को कहाँ पार्टी देती है, घर या फिर किसी बड़े होटल पर? मैं एक ही सांस में यह सब कुछ बके जा रहा था। जब मैंने बात मुकम्मल कर ली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल चुका हूँ। पूजा पहले मेरी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और फिर बड़े आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, क्या आपने मुझे पार्टी के लालच में तैयारी करवाई थी? मैं उसकी बात पर चौंक गया और धीमे लहजे में बोला, नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको। पूजा बड़े सवालिया नजरों में बोली, क्या? वह पूरी बात करें। मैंने तुरंत बात बदल ली और बोला, छोड़िए इस बात को, ये तो बस मजाक था। पूजा फिर मुझसे मुखातिब हुई और बोली, नहीं, मुझे बताएं क्यों तैयारी करवाई आपने मुझे? मैंने तंग आकर आखिर कह दिया कि हमारी दोस्ती की यहाँ से शुरुआत हुई है। तो इस बात पर वह शर्मा गई जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। मैंने फिर बात को तूल देना चाहा और बोला, फिर कब बुला रही हैं अपने दोस्त को घर? दोस्तों, मैं इस तरह उससे हंसी मजाक में ये बातें कह रहा था कि उसको किसी किस्म का शक न हो, और वह इतनी ही बोली थी कि मेरी किसी बात का बुरा न माने। कुछ देर सोचने के बाद बड़ी परेशानी से बोली, मेरे पिताजी बहुत सख्त हैं और वह मेरे मामले में बिल्कुल भी समझौता नहीं करते, तो मैं कैसे आपको घर बुला सकती हूँ? आपके कान नहीं खिंचवाने मुझे। अब वह ऐसे अंदाज में बात कर रही थी जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और वह मुझसे बहुत बेतकल्लुफ हो चुकी हो। मैंने उसकी मजबूरी को समझते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, चलें, मुझे अब बुलाने के काबिल नहीं समझती, मगर क्या मैं आपसे दोस्ती करने के लायक भी नहीं हूँ? मैंने अपना पत्ता फेंक दिया था। अब बारी थी पूजा की। पूजा बड़े संजीदा अंदाज से बोली, अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई है। और रही दोस्ती की बात, तो हम बहुत पहले ही दोस्त बन चुके हैं। दोस्ती की बात उसने ऐसी कही थी जैसे वह सदियों से मेरी दोस्त हो। खैर, मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर आगे किया और बोला, तो फिर पक्की दोस्ती? पूजा कुछ हिचकिचाई, मगर उसने भी जल्द अपना नरम, खूबसूरत और सफेद दूध के जैसा हाथ मेरे हाथ में दे दिया और हंसते हुए बोली, पक्का वादा, दोस्ती पक्की। मैं पूजा को बार बार कह रहा था कि पक्की बात है, दोस्ती हो गई है, पक्की बात है।
पूजा भी मेरी हर बात पर वादे किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमने हंसते हुए हाथ छोड़े और बातें की कि इतने में हमें लगा कि क्लास का टाइम करीब है और लड़के लड़कियां आने वाले होंगे। मैं जल्दी से उसके सामने वाली कुर्सी से उठा और अपनी जगह पर आ गया। कुछ देर बाद क्लास शुरू हुई तो हम लेक्चर सुनने लगे। सर अकरम की तारीफ और पूजा की खुशी विस्तारित। क्लास के दौरान भी हम एक दूसरे को देखते और सिर्फ आंखों आंखों से बातें करते करते 2 क्लासेस खत्म हुई तो अब वही क्लास थी जिसका टेस्ट था। यह वाला हमें प्रोफेसर अकरम साहब पढ़ाते थे, जो कि एक संजीदा और बाअसूल किस्म के प्रोफेसर थे। अकरम साहब क्लास में दाखिल हुए तो सारी क्लास के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। सबको अपने नंबरों की फिक्र थी। अकरम साहब क्लास में दाखिल हुए। सबसे पहले हम सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और फिर अपनी सीटों पर बैठ गए। सर ने पहले हाजिरी ली और फिर अपने बैग से एक फाइल निकाली जिसमें हमारे टेस्ट पड़े थे। मेरा भी दिल धड़क रहा था, मगर किसी और के लिए। मुझे यकीन था कि मेरा अच्छा हुआ है, मगर मुझे फिक्र पूजा की थी कि अगर उसका अच्छा आ गया तो मेरी योजना में और आसानी हो जाएगी। टेस्ट निकालते ही सर के पहले अल्फाज थे कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपके टेस्ट पर। यह कहकर वह थोड़ी देर के लिए रुके। मैंने पूजा को देखा जो डरी हुई मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद और खौफ का मिला जुला असर था। मैंने उसे आंखों आंखों में तसल्ली दी और फिर सर की जानिब मुतवज्जे हो गया। सर ने वही बात दोहराई। मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके टेस्ट देखकर, सिवाय 2 या 3 लोगों के जिन्होंने इस टेस्ट में बहुत अच्छा किया। मैंने सुकून का सांस लिया कि शायद उन 2-3 में पूजा और मैं भी शामिल हों। सर फिर बोले, मैं उन तीनों के नाम और उनके टेस्ट के नंबर बता देता हूँ और बाकी लोगों के नंबर बताने के काबिल नहीं हैं। लिहाजा आप लोग और मेहनत करें और वक़्त ज़या न करें। सर ने थोड़ी देर खामोशी के बाद ज़ोर से बोले, राहुल कौन है? खड़ा हो जाए। मैं डरते डरते खड़ा हुआ तो सर बोले, घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे 27 नंबर हैं 30 में से। ये सुनते ही सारी क्लास तालियों से गूंज उठी और हर एक लड़की लड़के की नज़र मुझ पर थी। मैंने पहली बार इतना फ़ख्र महसूस किया। फिर कुछ देर बाद सर मुखातिब हुए, पूजा कौन है? खड़ी हो। तो मेरी जान पूजा भी डरते डरते खड़ी हुई तो सर ने उसको मुखातिब करते हुए फरमाया, बहुत अच्छे, तुम्हारे 26 नंबर हैं। तो फिर एक बार क्लास तालियों से गूंज उठी। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरी पूजा ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया। पूजा के मुंह पर भी मैं बखूबी ये खुशी नोट कर रहा था। उसका चेहरा खिल उठा था। फिर तीसरा नाम सर ने अमित का लिया जो मेरे आगे ही बैठता था। तो उसके नंबर सर ने 21 बताए और कहा कि अभी और मेहनत करें। फिर सर ने हम तीनों की बहुत तारीफें की कि ये 3 बच्चे हमारी क्लास के हीरो हैं। वह उन्हीं बातों में सर ने पूजा को बहुत दाद दी और उसकी मेहनत को सराहा कि ये लड़कियों की हीरो है, इसने फीमेल्स में टॉप किया है, और बाकी लड़कियों से कहा कि आप इससे कुछ सीखें। दोस्तों, फिर सर ने बाकी लोगों को लेक्चर देना शुरू किया कि आप लोग क्यों मेहनत नहीं करते। जाहिर है दोस्तों, बाकियों के नंबर बहुत कम थे और हमसे तो बहुत ही कम, और कुछ तो फेल भी हो गए थे। कुछ देर सबको बातें सुनाकर सर की क्लास का टाइम खत्म हुआ तो सर तशरीफ ले गए। दोस्तों, इस दौरान जब सर पूजा की तारीफों के पुल बांध रहे थे तो मैंने पूजा के जज्बात को बखूबी नोट किया था। उस वक्त एक तो वह मेरे लिए ढेर सारा प्यार लिए हुए थी और दूसरा थोड़े गरूर में भी थी कि आज मैंने इन सब लड़कियों को जो मुझे इग्नोर करती थीं, सबको उनकी औकात याद दिला दी। और मैंने पूजा की मनोवैज्ञानिक समस्याएं और उसकी सोच के पहलू आपको ऊपर स्पष्ट कर दिए थे। दोस्तों, जैसे ही क्लास खत्म हुई, सब निकलने लगे तो मेरी सोच के ऐन मुताबिक पूजा अपनी सीट पर बैठी रही, क्योंकि उसे अपनी कज़न के साथ जाना होता था और वह छुट्टी के आधे घंटे बाद जाती थी। यह सब मेरी योजना का हिस्सा था और अब मैं उसकी और कुर्बत के लिए एक नई योजना बना रहा था। यह तो बस शुरुआत थी मेरी प्रेम कहानी की। पूजा के साथ एकांत के क्षण विस्तारित। क्लास खत्म होने के बाद जब सभी लड़के लड़कियां तेजी से बाहर निकल रहे थे, मैंने देखा कि पूजा अपनी सीट पर बैठी हुई थी। मुझे मालूम था कि उसकी कज़न जो विश्वविद्यालय में लेक्चरर थी, वह छुट्टी के आधे घंटे बाद जाती थी, इसलिए पूजा को उसका इंतजार करना पड़ता था। ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका था जिसका मैं फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने फैसला किया कि मैं क्लास से निकलूंगा नहीं, बल्कि पूजा से बात करूंगा। मैंने अपनी किताबें और नोट्स बैग में रखे और फिर धीरे से पूजा की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि वह अपने नोट्स देख रही थी, शायद टेस्ट के बारे में और सोच रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बड़ी सादगी से बोला, क्या हुआ पूजा? अभी तक यहीं हो? घर नहीं जाना? पूजा ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोली, नहीं राहुल, मेरी कज़न अभी गई नहीं है। उसे थोड़ा काम है तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं भी यहीं इंतज़ार कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे हॉस्टल जाकर क्या करना है? बहुत बोर होता हूँ अकेला। मैंने यह बात ऐसे कही जैसे पूजा के पास मेरे लिए वक़्त नहीं था और मैं बस उसके साथ वक़्त गुजारने का बहाना ढूंढ रहा था।
पूजा ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, अरे नहीं, आपका हॉस्टल तो यहीं करीब है, आपको इंतजार करने की क्या जरूरत है। मैंने भी शौखी से जवाब दिया। अरे, जब मेरा इतना खूबसूरत दोस्त मेरे सामने बैठा हो तो मुझे हॉस्टल जाकर क्या करना है। यह बात सुनकर पूजा शर्मा गई और उसका चेहरा गुलाबी हो गया। वह हंसने लगी और बोली, आप भी ना, बस मजाक करते हैं। मजाक नहीं कर रहा पूजा, ये हकीकत है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। पूजा ने नजरें झुका लीं और कुछ देर खामोशी छा गई। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसे पढ़ाई के बारे में पूछा। और सुनाओ, आगे की क्या तैयारी है, कौन सा टॉपिक पढ़ रही हो। पूजा ने बताया कि वह कुछ मुश्किल टॉपिक्स पर दोबारा नजर डाल रही थी, क्योंकि उसे भविष्य के इम्तिहानात की फिक्र थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, पूजा तुम फिक्र मत करो, अब हम दोस्त हैं ना, जो भी मुश्किल हो हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। उसने शुक्रिया के अंदाज में सर हिलाया। फिर हम कुछ देर खामोशी से बैठे रहे, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में मुकम्मल सुकून था, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस खामोशी में ही हमारे दिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। यह चंद मिनट मेरे लिए किसी सदी से कम नहीं थे, क्योंकि पूजा की मौजूदगी ही मेरे लिए सब कुछ थी। पूजा के दिल के राज, परिवार और पढ़ाई। मैंने बात जारी रखने के लिए पूछा, पूजा तुम कहाँ से हो, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है। उसने धीमी लहजे में जवाब दिया, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ हमारे दादा परदादा रहते थे। हम 15 साल पहले ही उदयपुर चले आए हैं। मैं हैरान रह गया। अच्छा, तो तुम्हारा लहजा इतना साफ कैसे है, बिल्कुल भी गांव वाला नहीं लगता। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इसलिए कि मैंने शहर के अच्छे स्कूल से तालीम हासिल की है और हमारे घर में भी सब उर्दू और हिंदी ही बोलते हैं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। उसने आह भरी और बोली, मेरे पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। उनका नाम आशीष जी था और वह बहुत सादा मिजाज के इंसान थे, मगर अब वह नहीं रहे। ये कहते हुए पूजा की आवाज़ में उदासी आ गई और उसकी आंखों में नमी सी छलकने लगी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया। मैंने माजरत करते हुए कहा, ओह, मुझे माफ़ करना पूजा, मुझे नहीं मालूम था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पूजा ने आंखें पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं राहुल, वह कुछ साल पहले ही गुजर गए हैं। उनके गुजर जाने के बाद से हमारे घर पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। मैं और मेरी माँ, जो कि एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करती हैं, उनका नाम पार्वती जी है, हम ही हैं जो घर का खर्चा उठाते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो पूजा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें ज़रूर कामयाबी दिलाएगी। मैंने महसूस किया कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है और वह अपनी परेशानियों की वजह से बहुत दबी हुई है। मैंने सोचा कि मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको यह यकीन दिलाना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। मैंने फिर पूछा, और तुम्हारे भाई बहन कितने हैं। वह बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। ओह, तो तुमने तो सबको संभाला हुआ है। मैंने हैरत से कहा। पूजा ने सर झुकाते हुए कहा, जी राहुल, जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती हैं। पिताजी के बाद मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई है, इसीलिए मैं पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, पूजा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हम साथ हैं ना। मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगा, पढ़ाई में भी, और जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो तुम अपनी परेशानियां मेरे साथ बांट सकती हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बहुत ही नरम और आरामदेह था। पूजा ने मेरे कंधे पर हाथ महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई। पूजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप अच्छे दोस्त हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं यही चाहता था कि वह मुझे अपना करीबी दोस्त समझे। राहुल की हिम्मत और पूजा का आत्मविश्वास। मैंने फिर बात का रुख बदलते हुए पूछा, तुमने मुझे आज तक अपने पिताजी के बारे में क्यों नहीं बताया था। पूजा ने शर्माते हुए कहा, राहुल, मैं शुरू से ही इतनी बातूनी नहीं हूँ। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती और मेरी आदत है कि मैं अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करती। ओह, तो फिर तुमने मुझसे क्यों शेयर की। मैंने मासूमियत से पूछा, हालांकि मुझे अंदाजा था कि उसने मुझ पर भरोसा किया था। पूजा ने फिर वही शर्मिंदगी वाली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वह मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। यह कहकर उसने हल्की सी नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका लीं। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और बोला, पूजा, तुम मुझे अच्छे इंसान के साथ साथ अपना अच्छा दोस्त भी समझ सकती हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक मासूमियत और उम्मीद का समंदर था। इसी दौरान पूजा ने मेरी तरफ देखा और एक गहरा सांस लिया। आपका शुक्रिया राहुल, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसकी आवाज़ में वो झिझक नहीं थी जो पहले थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके दिल में जगह बना रहा हूँ। हम दोनों कुछ देर और बैठे बातें करते रहे। मैं उसे हंसाने की कोशिश करता रहा और वह हल्की हल्की हंसती रही। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी, एक मधुर संगीत जैसी। इतनी देर में लगभग 15-20 मिनट बाद
पूजा की कज़न क्लास में आई और उसे बताया कि वह फौरिग हो गई है। पूजा ने मुझसे इजाज़त ली और बोली, चलें राहुल, मैं चलती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा, ख्याल रखना अपना, और हाँ, कोई भी मुश्किल हो मुझे बताना मत भूलना। वह मुस्कुराते हुए सर हिलाकर चली गई। उस दिन मुझे लगा कि मैंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। पूजा अब मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी और मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये कुछ और था जिसका मुझे अभी एहसास होना बाकी था। मैंने भी अपनी किताबें संभाली और हॉस्टल के लिए निकल गया। हॉस्टल के कमरे में पहुंचकर मैं बेड पर लेट गया और पूजा के बारे में सोचने लगा। मुझे उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और उसके अंदर छिपी हुई ताकत ने बहुत प्रभावित किया था। मैंने सोचा कि मैं उसे हर तरह से सपोर्ट करूंगा और उसकी जिंदगी में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राहुल की बेचैनी और हॉस्टल की जिंदगी। दोस्तों, पूजा से यह बातें करने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। हर वक्त बस उसी का ख्याल रहता था। मैं दिन भर हॉस्टल में उसके बारे में सोचता रहता था। विश्वविद्यालय में भी मेरी नज़रें उसी को ढूंढती थीं। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि मैं पहले कभी किसी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा था। मेरी हॉस्टल की रूटीन भी अब बदल चुकी थी। पहले मैं बस पढ़ता, खाता और सो जाता था, लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर गया था। मैं विश्वविद्यालय में पूजा के साथ वक्त गुजारने के तरीके ढूंढता रहता और फिर हॉस्टल आकर उसी के बारे में सोचता रहता। मुझे अब अकेले कमरे में बैठना अच्छा नहीं लगता था। हॉस्टल के मेरे कुछ दोस्त भी बन गए थे जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत वक्त गुजारता था, मगर मेरे जहन पर सिर्फ पूजा ही छाई रहती थी। मैंने अपने दोस्तों से ज्यादा बातें करना भी शुरू कर दिया था ताकि मेरा दिल बहलता रहे। कभी कभी मुझे महसूस होता कि यह सिर्फ एक क्रश है और कभी लगता कि नहीं, ये सच्ची मोहब्बत है। मगर मैं अभी खुद को यकीन नहीं दिला पाया था कि मैं उसके साथ क्या चाहता हूँ। बस मुझे यह मालूम था कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसे खुश देखना चाहता हूँ। रात को सोने से पहले मैं अक्सर अपनी खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखता और पूजा के बारे में सोचता रहता। मुझे उसकी उदास आंखें याद आती और मैं सोचता कि कैसे उसकी जिंदगी में खुशियां लाऊं। मैंने उसे सपोर्ट करने का वादा किया था और अब मुझे वह वादा पूरा करना था। मैंने फैसला किया कि मैं अगले दिन से पूजा के साथ और ज्यादा वक्त गुजारूंगा और उसे हर तरह से पढ़ाई में मदद करूंगा। मैं उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि वह अकेली नहीं है और उसका एक अच्छा दोस्त हमेशा उसके साथ है। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी और मुझे यकीन था कि हमारी दोस्ती एक दिन मोहब्बत में बदल जाएगी। पूजा के लिए एक नया सपना विस्तारित। पूजा से बातचीत के बाद मेरे अंदर एक नया जोश भर गया था। मैंने महसूस किया कि पूजा को सिर्फ पढ़ाई में मदद की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो उसे मानसिक रूप से मजबूत बना सके और उसे ज़िंदगी के इम्तिहानात का सामना करने की हिम्मत दे सके। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं सिर्फ उसके साथ पढ़ाई नहीं करूंगा, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी सहारा दूंगा ताकि वह अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके। अगले दिन मैं सामान्य के मुताबिक सुबह सवेरे विश्वविद्यालय पहुंचा और मेरी नज़रें क्लास में दाखिल होते ही पूजा को ढूंढने लगीं। वह अपनी खास जगह पर बैठी थी और कुछ लिख रही थी। मैंने उसके करीब जाकर गुड मॉर्निंग पूजा कहा। उसने मुस्कुराते हुए सर उठाया और जवाब दिया, गुड मॉर्निंग राहुल। मैं उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, क्या लिख रही हो? पूजा ने धीमी आवाज में बताया, मैं अपने घर के खर्चों का हिसाब लगा रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकूं ताकि माँ पर बोझ कम हो सके। उसकी आवाज में वही पुरानी उदासी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मैंने तुरंत कहा, पूजा, तुम फिक्र मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे न सोचूं राहुल? मेरे पिताजी की वफात के बाद हम सबका सहारा मैं ही हूँ। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पूजा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे यकीन है कि तुम बहुत कामयाब होगी और तुम्हारी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। मैंने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला और कहा, पूजा, तुम बहुत ज़हीन हो और तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है। तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। पूजा ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई। क्या आपको ऐसा लगता है? उसने सवाल किया। हाँ, मुझे यकीन है, मैंने दृढ़ लहजे में कहा। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए एक बड़ा सपना देखो, सिर्फ घर चलाने का नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना जो तुम्हें बहुत आगे ले जाए। पूजा खामोशी से मेरी बात सुनती रही। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, पूजा, तुम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रही हो। सोचो, अगर तुमने ये डिग्री मुकम्मल कर ली तो तुम कितनी अच्छी जॉब हासिल कर सकती हो। तुम अपने खानदान का मुस्तकबिल बदल सकती हो। तुम अपने लिए एक बड़ा मेडिकल स्टोर खोल सकती हो या किसी बड़ी फार्मा कंपनी में आला ओहदे पर फाइज हो सकती हो। मेरी बातों का उस पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने एक गहरा सांस लिया और उसके चेहरे पर पहली बार एक उम्मीद की किरण नजर आई। आप ठीक कहते हैं राहुल,
मैंने कभी इतने बड़े सपने नहीं देखे। अब देखोगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा ताकि तुम अपने उन सपनों को पूरा कर सको। पढ़ाई में साथ, दिलों में साथ, विस्तारित। उस दिन से हमारे पढ़ने का शेड्यूल और ज्यादा व्यवस्थित हो गया। हम दोनों हर रोज क्लास शुरू होने से पहले और छुट्टी के बाद भी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मिलते थे। पूजा को मुश्किल टॉपिक्स समझने में मेरी मदद मिलती थी और मैं भी उसकी जहानत और लगन से प्रभावित होता था। मैंने महसूस किया कि पूजा वाकई बहुत समझदार थी। उसे बस थोड़ी सी रहनुमाई और आत्मविश्वास की जरूरत थी। हम घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते, नोट्स का तबादला करते और एक दूसरे को समझाते। जब कोई टॉपिक मुश्किल लगता तो मैं उसे आसान अल्फाज में समझाता और पूजा बहुत जल्दी समझ जाती। इस दौरान हम पढ़ाई के अलावा भी बातें करते। मैं उसे अपने घर के बारे में बताता, अपने माता पिता के बारे में, और वह अपनी छोटी बहन भाइयों के बारे में बताती। इस तरह हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। मैंने देखा कि पूजा में अब झिझक बहुत कम हो गई थी। वह क्लास में भी ज्यादा बात करने लगी थी, हालांकि सिर्फ अपनी सहेलियों और मुंह से। उसका चेहरा खिलने लगा था और उसकी आंखों में अब वो उदासी नहीं, बल्कि एक चमक नजर आती थी। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती। एक दिन हम लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे कि पूजा ने अचानक कहा, राहुल, मुझे एक बात कहनी है आपसे। मैंने किताब बंद कर दी और उसकी तरफ देखा। हाँ पूजा, कहो। आपने मुझे बहुत बदल दिया है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी लड़के से इतनी आसानी से बात कर पाऊंगी। और जो आत्मविश्वास आपने मुझे दिया है, वह तो मेरे पास कभी नहीं था। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। पूजा, ये सब तुम्हारी अपनी सलाहियत है, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया है। नहीं राहुल, यह सब आपकी वजह से है। आपकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी में बहुत फर्क डाला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और यह मुस्कुराहट पहली बार उसके पूरे चेहरे पर फैली थी। मुझे उसकी यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और बन रहा था। मैं उसके हाथ को छूने के लिए बेचैन हो गया, मगर मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैं चाहता था कि पूजा खुद इस रिश्ते को समझे और इसमें आगे बढ़े। विश्वविद्यालय का फेस्टिवल और पहला निमंत्रण, विस्तारित। कुछ हफ्तों बाद विश्वविद्यालय में सालाना फेस्टिवल का ऐलान हुआ। यह फेस्टिवल सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलों और संगीत पर आधारित होता था और इसमें पूरे शहर से लोग आते थे। पूरे विश्वविद्यालय में घमाघमी शुरू हो गई और हर तरफ तैयारियां चल रही थीं। एक दिन क्लास के बाद जब मैं और पूजा लाइब्रेरी से निकल रहे थे तो मैंने उसे पूछा, पूजा, तुम फेस्टिवल में आओगी? उसने सर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम राहुल, शायद नहीं आ सकूं। मुझे ऐसे मेल जोल वाले प्रोग्रामों में जाना पसंद नहीं है, और वैसे भी मेरे पास वक्त भी नहीं है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ी मायूसी हुई। मैं चाहता था कि पूजा जिंदगी में थोड़ी रौनक लाए और उन गतिविधियों में हिस्सा ले जो उसे खुश कर सकें। मैंने उसे हौसला देने का फैसला किया। पूजा, ये विश्वविद्यालय फेस्टिवल है, कोई आम तकरीब नहीं। इसमें बहुत मजा आता है, तुम्हें जरूर आना चाहिए, मैंने जोर दिया। पूजा ने मेरी तरफ देखा और बोली, राहुल, आपको तो पता है मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं, मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा बहाना बना दूं तो? जैसे कि पढ़ाई से संबंधित कोई सेमिनार या प्रोजेक्ट वर्क। पूजा हंस पड़ी। आप भी ना राहुल, झूठ बोलते हैं। पूजा, ये झूठ नहीं है, ये बस एक तरीका है ताकि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों से बाहर निकल सको और जिंदगी का लुत्फ उठा सको। मैंने उसे समझाया, और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम अकेली नहीं होगी। मेरी यह बात सुनकर पूजा के चेहरे पर एक सोच की लहर दौड़ी। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ से बात करूंगी, लेकिन अगर वह न माने तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम बस एक बार कोशिश करो, मैंने उसे हौसला दिया। अगले दिन जब हम क्लास में मिले तो पूजा के चेहरे पर खुशी की चमक थी। मैंने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ पूजा, क्या अच्छी खबर है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मान गई। मैंने उन्हें बताया कि विश्वविद्यालय में एक शैक्षिक मेला लग रहा है, जहाँ हम अपने क्षेत्र से संबंधित बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, और मेरी कज़न भी वहाँ होगी, तो उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं बहुत खुश हुआ। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो कब आ रही हो? पहले दिन, उसने कहा, मैं अपनी कज़न के साथ आऊंगी। मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा मौका है कि मैं पूजा के साथ और ज्यादा वक्त गुजार सकूं। फेस्टिवल से एक दिन पहले मैंने उससे पूछा, पूजा, क्या तुम फेस्टिवल में कुछ खास पहनने का इरादा कर रही हो? वह शर्मा गई। राहुल, मैं तो बस वही आम लिबास पहनूंगी जो मैं विश्वविद्यालय में पहनती हूँ। मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। मुझे उसकी सादगी पसंद आई, मगर मैं चाहता था कि वह उस दिन सबसे खूबसूरत लगे। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अलग पहनना चाहिए जो तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा दे। जैसे क्या? उसने सवाल किया। मैंने कहा, तुम एक खूबसूरत सी साड़ी पहन सकती हो, राजस्थानी अंदाज की, रंग बिरंगी। पूजा हंस पड़ी।
राहुल, साड़ी? मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी और मुझे पहननी भी नहीं आती। फिक्र मत करो, मैंने कहा। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी साड़ी का बंदोबस्त करूंगा और तुम्हारी कज़न तुम्हें उसे पहनने में मदद कर सकती है। मगर राहुल, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। पूजा ने फिर झिझक का इजहार किया। कोशिश तो कर सकते हैं ना, मैंने कहा। तुम बस इतना वादा करो कि तुम साड़ी पहनोगी, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पूजा ने कुछ देर सोचा और फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है। मैं बहुत खुश था। मुझे मालूम था कि यह छोटा सा कदम उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। मैंने तुरंत अपने पिताजी से बात की और उन्हें बताया कि मैं फेस्टिवल में शिरकत कर रहा हूँ और मुझे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है। मैंने इशारों इशारों में उन्हें बताया कि मुझे पूजा के लिए भी कुछ चाहिए था और वह समझ गए। पिताजी ने अगले ही दिन एक खूबसूरत नीली और गुलाबी रंग की राजस्थानी साड़ी मुझे भिजवाई। फेस्टिवल का दिन, पूजा का नया अंदाज, विस्तारित। फेस्टिवल का दिन आ गया। विश्वविद्यालय को खूबसूरत रंग बिरंगे कुमकुमों से सजाया गया था। हर तरफ खुशबू और संगीत का सामान था। मैंने सुबह ही पूजा को फोन करके साड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी कजन ने उसे साड़ी पहनने में मदद दी थी और वह उसे देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वह अभी तक खुद को उसमें अजीब महसूस कर रही थी। मैंने उसे हौसला दिया। फिक्र मत करो पूजा, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। मैंने खुद भी एक पारंपरिक राजस्थानी कुर्ता पायजामा पहना था और उसके ऊपर एक स्लेटी ग्रे रंग की वास्केट पहनी थी। मैं समय पर विश्वविद्यालय पहुंच गया और मुख्य गेट पर पूजा का इंतजार करने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो विश्वविद्यालय के गेट से अंदर आ रही थी। एक लम्हे के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। ये पूजा थी। वह नीली और गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत हसीन लग रही थी। उसके बाल खुले थे और उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था। उसके माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में छोटे से झुमके उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी लग रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। मैंने उसकी तरफ बढ़कर कहा, पूजा, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह शर्मा गई और बोली, यह सब आपकी वजह से है राहुल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं साड़ी में इतनी अच्छी लगूंगी। हम दोनों ने मिलकर फेस्टिवल में घूमना शुरू किया। हमने विभिन्न स्टॉल्स देखे, विभिन्न खानों का मजा लिया और संगीत सुना। पूजा बहुत खुश थी। वह हंस रही थी और पहली बार खुलकर अपनी जिंदगी का लुत्फ ले रही थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश था। उसकी हंसी मेरे लिए सब कुछ थी। शाम को जब फेस्टिवल खत्म होने वाला था, हम एक कोने में खड़े थे। मैंने पूजा का हाथ थामा और कहा, पूजा, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। पूजा ने अपना हाथ मेरे हाथ में रहने दिया और बोली, आपने भी मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां भरी हैं राहुल। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया कैसा पूजा, मैंने कहा। अब हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बहुत कुछ पढ़ लिया था। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह एक दूसरे के लिए बढ़ता हुआ प्यार था, मोहब्बत का इजहार और एक नया सफर, विस्तारित। फेस्टिवल के बाद पूजा और मेरे रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। हम दोनों अब एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ खास जज्बात पैदा हो चुके थे। मैं दिन रात बस पूजा के बारे में सोचता रहता था और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। उसकी मुस्कुराहट मेरी खुशी बन गई थी। एक दिन जब हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और सिर्फ हम दोनों ही थे, तो मैंने सोचा कि अब सही वक्त है कि मैं अपने दिल की बात उससे कह दूं। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैं और ज्यादा खामोश नहीं रह सकता था। मैंने अपनी किताब एक तरफ रखी और पूजा की तरफ देखा जो अपने नोट्स में गुम थी। पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने धीमी और कदरें कांपती हुई आवाज में कहा। पूजा ने सर उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। हाँ राहुल, कहो। पूजा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैंने एक ही सांस में कह दिया। मैं जानता हूं कि यह सब अचानक है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें जाना है, मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी मासूमियत, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। पूजा मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया और वह तुरंत नजरें झुका लीं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और मैं उसके जवाब का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मुझे डर था कि कहीं वह नाराज ना हो जाए या मुझे दूर न कर दे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद पूजा ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें खुशी की चमक भी थी। राहुल, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतना समझेगा और मेरा ख्याल रखेगा। आपने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, जो इस बार उसने छुड़ाया नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो?
मैंने जोश से पूछा। पूजा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ राहुल, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इस लम्हे मुझे लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे कदमों में आ गई हो। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। यह हमारी मोहब्बत का आगाज था। चुनौतियां और पहला कदम विस्तारित। हमारी मोहब्बत तो शुरू हो गई थी, लेकिन हमें मालूम था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। हम दोनों का संबंध अलग अलग पृष्ठभूमि से था, और खास तौर पर पूजा के परिवार की सख्तगिरी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। एक दिन जब हम विश्वविद्यालय के लॉन में बैठे थे, तो पूजा ने कहा, राहुल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। खास तौर पर मेरे पिताजी की वफात के बाद से मेरी माँ बहुत ज्यादा मुस्तैद हो गई हैं। मैंने उसे तसल्ली दी। पूजा, तुम फिक्र मत करो, हम यह सब मिलकर संभालेंगे। हमारी मोहब्बत सच्ची है, और मुझे यकीन है कि हम हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। हमने फैसला किया कि हम अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देंगे, और अच्छे नंबरों से पास होकर अपने माता पिता को यह यकीन दिलाएंगे कि हम भविष्य के लिए संजीदा हैं। हम एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन हमेशा अपनी पढ़ाई को तरजीह दी। हम दोनों ने यह अहद किया कि हम किसी भी सूरत में अपनी तालीम को मुतासिर नहीं होने देंगे। मैंने अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी के साथ उनके कामों में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं चाहता हूँ कि अपना भविष्य खुद बनाऊं। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए कि मैं इतनी संजीदगी से सोच रहा था। कामयाबियां और पहला कदम विस्तारित। वक्त तेजी से गुजरता गया और हमारी मोहब्बत भी मजबूत होती गई। हम दोनों ने अपनी पढ़ाई में शानदार कारकर्दगी दिखाई। आखिरकार हमारी विश्वविद्यालय की तालीम मुकम्मल हो गई। पूजा ने भी बहुत अच्छे नंबरों से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की, और मैंने भी टॉप किया। हमारी कामयाबियों पर हमारे माता पिता बहुत खुश थे। पूजा की माँ, पार्वती जी, को अपनी बेटी पर बहुत फख्र था। उन्होंने महसूस किया कि पूजा की आत्मविश्वास और उसकी ज़िंदगी में सकारात्मक तब्दीलियों की वजह से उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है। मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद उदयपुर वापस आकर एक बड़ी फार्मा कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर ली। साथ ही मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर भी खोला, ताकि अपने क्षेत्र में और अनुभव हासिल कर सकूं। पूजा ने भी पुणे में एक जाने माने अस्पताल में फार्मासिस्ट की नौकरी हासिल कर ली। उसने अपने परिवार के लिए माली इस्तेहकाम फराहम करना शुरू कर दिया। उसकी माँ और छोटे बहन भाई उस पर बहुत फख्र करते थे। अब वक्त आ चुका था कि हम अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दें। मैंने अपने माता पिता से बात करने का फैसला किया। एक शाम मैंने माँ और पिताजी को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने शुरू किया। मैं पूजा से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता हैरान रह गए। माँ ने कहा, राहुल बेटा, ये क्या कह रहे हो? हमने तो तुम्हारे लिए एक राजपूत लड़की देख रखी है। तुम कैसे किसी और लड़की से शादी कर सकते हो? पिताजी ने भी कहा, बेटा, हम जानते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन यह मुश्किल है। मैंने उन्हें पूजा के बारे में सब कुछ बताया। उसकी मेहनत, उसकी सादगी, उसके परिवार की मुश्किलें, और कैसे उसने अपनी जिंदगी में हर चुनौती का सामना किया। मैंने उन्हें बताया कि पूजा ने कैसे मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। माँ और पिताजी ने मेरी बात गौर से सुनी। वे जानते थे कि मैं संजीदा था। खास तौर पर पिताजी ने मेरी बात को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, हम उस लड़की से मिलना चाहेंगे। बाधाओं को पार करना, परिवारों का मिलन विस्तारित। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उदयपुर में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जहां दोनों परिवारों के रीति रिवाजों को मद्देनजर रखा गया। यह एक खूबसूरत शादी थी, जहां राजस्थानी और महाराष्ट्रियन दोनों संस्कृतियों का हसीन इम्तिजाज था। आज पूजा और मैं खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। पूजा ने मेरी मेडिकल शॉप को भी संभाल लिया है और उसे बहुत अच्छे से चला रही है। उसकी जहानत और मेहनत ने हमारे कारोबार को बहुत वसीयत दी है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और एक दूसरे की हर मुश्किल में साथ देते हैं। राहुल और पूजा की कहानी यह बताती है कि सच्ची मोहब्बत किसी मजहब, जात पात या माली हालत की पाबंद नहीं होती। ये सिर्फ दो दिलों का मिलाप होता है, जो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हमारी कहानी इस बात की गवाह है कि अगर इरादा सच्चा हो और हिम्मत की जाए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। पूजा ने अपनी मेहनत से अपने परिवार की किस्मत बदली और मुझे अपनी मोहब्बत से एक मुकम्मल इंसान बनाया। ये थी हमारी तकदीर का खेल, जो मोहब्बत की जीत पर खत्म हुआ।